गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कविता, और कविता का नाम है न्याय दया का दानी, और कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता में गौतम बुद्ध की एक सच्ची घटना के बारे में बताया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध पुत्र, जिसका नाम राहुल है, वह अपनी माता से कहानी सुनाने की जिद करता है। तब उसकी माता अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के बारे में यह कहानी सुनाती है, जो इस कविता में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्रस्तुत कविता इस प्रकार से है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। प्रस्तुत पंक्तियों में गौतम बुद्ध का पुत्र अपनी माता से कहता है कि माता आप मुझे कुछ भी एक कहानी सुनाइए। फिर पुत्र से माता कहती है कि क्या तुमने मुझको नानी समझ के रखा है। फिर पुत्र कहता है कि दासी ने कहा है मुझे तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए कह माँ लेटी ही लेटी, अर्थात बोलना चाह रहा है कि आप सोकर ही मुझे कुछ कहानियाँ सुनाइए, और यह भी बताइए कि उस कहानी में राजा है या रानी। फिर आगे देखिए। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वन वन के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बूंद झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। प्रस्तुत पंक्ति में हम देखते हैं कि फिर माता अपने पुत्र को अपने पिता का ही घटित एक कहानी बताने लगती है और कहती है कि सुनो कहानी। प्रतिदिन बगीचों में तुम्हारे पिता घूमने जाते थे, जहाँ हर तरह तरह के फूलों की खुशबू बिखरे हुए थे। फिर पुत्र सुनकर कहता है हाँ मुझे यही कहानी बताइए। फिर माता कहती है कि उस बाग में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले थे, और उसमें ओस की बूंद भी गिर पड़े थे। उस फूल में ओस के बूंद भी गिरे हुए थे, जहाँ हवा भी बहती थी, धीरे धीरे चल रही थी, जिसके कारण वह फूल हिलने लगती थी, जिसे फूल में गिरा पानी लहरता हुआ दिखाई देता था। फिर सुनकर पुत्र कहता है हाँ यही कहानी मुझे सुनना है। फिर आगे देखते हैं। गति थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। प्रस्तुत पंक्ति में हम क्या देखते हैं। फिर माता कहानी बताते हुए कहती है कि उस बगीचों में विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ भी थे जो आसमान में उड़ रही थी, पर अचानक एक हंस आकर तुम्हारे पिता के पास ही आकर गिर गया, और वह पक्षी घायल हो चुका था, क्योंकि उसके शरीर पर तीर लगी हुई थी, जिसके कारण रक्त जोर से बह रहा था। यही कहानी दर्द भरी कहानी है। आगे देखते हैं। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में अखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। प्रस्तुत पंक्ति में हम क्या देखते हैं। माँ अपने पुत्र से कहती है कि जब तुम्हारे पिता ने उस हंस को उठाया तो उस हंस को ऐसा लगा कि उसे फिर से नया जीवन मिल गया हो।
इतने में शिकारी आया जिसने अपने निशानों से उस पक्षी को मारकर घायल किया था और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। आगे देखिए, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। प्रस्तुत पंक्ति में हम यह देखते हैं कि फिर माता बताती है कि तुम्हारे पिता दयावान है, इसलिए वे उस पक्षी का रक्षा करना चाहते थे, पर उस शिकारी ने जिद कर दी कि उसने अपने निशान से ही उस पक्षी को मारा है, इसलिए यह पक्षी उसी की होगी। पर दयालु बुद्ध नहीं देने की ठान ली थी, यानी कि तुम्हारे पिता उस पक्षी को नहीं देना चाहते थे बल्कि उसकी रक्षा करना चाहते थे। अब दोनों के बीच में और ज़्यादा बहस होने लगी। आगे हम देखते हैं, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सो विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। प्रस्तुत पंक्ति में हम यह देखते हैं कि माता अपने पुत्र को यही बताती है कि अब दोनों के बीच में विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि एक था उस घायल पक्षी को बचाने वाला और एक था मारने वाला। इसी कारण से इस विषय को लेकर यह बात न्यायालय तक पहुंच गई और यह बात सभी को पता हो गई। जब सब जान चुके और यह बढ़ गई, यानी कि यह बात बढ़ने लगी, फिर माता पुत्र से कहती है, राहुल तुम ही बता दो कि तुम किसका साथ दोगे, मारने वाला का या बचाने वाला का। फिर माँ को राहुल बोलने लगता है कि माँ मैं क्या बोलूँगा, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्याय ना उसे उभारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पंक्ति में क्या कहा गया है कि माता अपने पुत्र से कहती है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों उसे न्याय दिया जाए। न्याय तो बचाने वाला का ही होना चाहिए, मारने वालों का नहीं। इसलिए न्याय तुम्हारे पिता को ही मिला, क्योंकि वे दया के दानी हैं और उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि हमें कभी भी छोटे से छोटे जीव की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी प्राण होती है और इसलिए जीव हत्या करना पाप माना जाता है। इस प्रकार आज की यह कविता समाप्त हुई और आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। फिर से और एक बार हम प्रस्तुत कविता को कहानी के रूप में पढ़कर समझेंगे। तो आइए फिर से और एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं। हंस का न्याय। पात्र राजकुमार सिद्धार्थ, मित्र देवदत्त, महाराज सुदोधन। राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र के साथ महल के उपवन में टहल रहे हैं। हाँ, आज उपवन कितना सुंदर लग रहा है। खिले खिले फूलों की सुगंध भी कितनी मनभावन है। उपवन में बाहर आई हुई है राजकुमार, यह बसंत ऋतु का ही जादू है। मित्र संभल कर, तुम्हारे पाँव के पास एक घायल पक्षी आ गिरा है। झक कर, राजकुमार ये तो हंस है। गोदी में उठाते हुए, इसके कोमल शरीर में तो बाण लगा हुआ है। बाण निकालकर घाव को धो देते हैं। देखो तो मित्र कैसा घबराया हुआ है। आओ उसे अंजलि में अपनी पानी भरकर पिला देंगे। इतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त उपवन में आ जाता है।
यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे दे दो। कौन? देवदत्त। क्या तुमने इसे घायल किया है? कपिल नगरी में मुझे छोड़कर किसका निशाना इतना सही हो सकता है? हंस पर बाण अवश्य तुमने लगाया है, परंतु इसे मैंने बचाया है। यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। हंस तुम्हारा नहीं, मेरा है, इसे मैंने बचाया है, लेकिन इसका शिकार मैंने किया है। इस प्रकार से आपस में झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। राजकुमार, इसे तो अच्छा है कि हम सभी महाराज सुधोधन के दरबार में चलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। महाराज बड़े न्यायप्रिय हैं, सही सही फैसला करेंगे। तीनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं। सिद्धार्थ, तुम इस पक्षी को अपने बड़े भाई को दे दो। महाराज, इस पक्षी तरफ से मैं न्याय की मांग करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि इस पक्षी के प्राणों की रक्षा की जाए। हाँ महाराज, न्याय किया जाए कि यह पक्षी किसका है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जंगल के जानवर उसी के होते हैं जो उन्हें पकड़ना या मारता है। न्याय से यह पक्षी मेरा है। महाराज, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आकाश में उड़ने वाले भोले भाले पक्षी कुछ कह नहीं सकते, उनकी जान बचाना क्या अन्याय है? देवदत्त, तुम्हारा कहना भी ठीक है, परंतु पक्षी अभी मरा नहीं। प्रश्न उसके जीवन का है, पक्षी सिद्धार्थ का है। यह राजहंस आकाश में उड़ा जा रहा था। मैंने इसे तीर से मारा, यह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा को चिंतित देखकर मंत्री बीच में दरबार में आ गए। महाराज, हंस किसका है, उसका निर्णय स्वयं हंस को ही करने दीजिए। हंस को बीच में छोड़ दीजिए, वह किसके पास चला जाएगा उसको सौंप दिया जाएगा। देवदत्त और सिद्धार्थ कुछ देर में ही खड़े हो जाते हैं, कुछ दूरी में खड़े हो जाते हैं। बीच में हंस को छोड़ दिया जाता है। मंत्री ने देवदत्त को इशारा किया, पुचकार कर आ जा। हंस डर से कांपने लगता है। सिद्धार्थ, अब तुम हंस को बुलाओ। बाएं फैलाए हुए आह आह मेरे पास आ जा। हंस घायल पंखों को फड़फड़ाते हुए उसकी गोद में आ गया। लीजिए महाराज, निर्णय हो गया। राजहंस सिद्धार्थ को मिल गया। देवदत्त मुंह नीचे कर दरबार से बाहर निकल आया। इस प्रकार हम पूरी कविता को पढ़ने के बाद क्या देखते हैं कि न्याय सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को मिला। इसीलिए प्रस्तुत कविता का शीर्षक न्याय दया का दानी रखा गया है। तो इस प्रकार पूरी कविता आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर और एक बार अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए।